की जगह विषम बोल देता। 8 के पूर्ववर्ती विषम संख्या बताओ। 8 के पूर्ववर्ती 8 के पहले क्या आता है? 7। क्या ये विषम है? है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है आंसर 7। यानी कि हमें पहले देखना है पहले क्या लिखा हुआ है, पूर्ववर्ती है या समवर्ती है। अगर पूर्ववर्ती है उसके पहले वाली देखेंगे, अगर सम है तो उसके पहले सम संख्या कौन सी आती है, अगर विषम है तो उसके पहले विषम संख्या कौन सी आती है। यहीं पे अगर हमसे पूछ लेता 9 के समवर्ती विषम संख्या बताओ, तो 9 के समवर्ती, समवर्ती का मतलब हमने अभी देखा क्या था? बाद वाली संख्या। 9 के बाद, और बाद क्या बोला है? विषम। अब 9 के बाद विषम संख्या कौन सी है? 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 विषम है? नहीं है। 10 के बाद 11 यानी कि 11। तो 9 के समवर्ती विषम संख्या क्या होगी? 11। आगे तो 13 भी आता है, आगे विषम 15 भी आता है, लेकिन जो सबसे पहले आएगा हमारा आंसर वो वाला होगा, क्योंकि इसके नजदीक सबसे वही होगा। तो ऐसे हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं सम विषम के, और हमसे भाज्य अभाज्य के क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये बोल दिया जाए, अगर हमसे बोल दिया 11 के पूर्ववर्ती भाज्य संख्या बताओ। सबसे पहले 11 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब हमने अभी देखा क्या है? पहले वाली संख्या। और भाज्य बतानी है, भाज्य। तो 11 के पूर्ववर्ती, 11 के पहले वाली संख्या क्या है? 10 है। क्या 10 भाज्य है? हमारा आंसर यही करेक्ट हो गया। अगर यहीं पे हमें बोल देता अभाज्य बताओ, 11 के पूर्ववर्ती अभाज्य संख्या, 11 के पूर्ववर्ती क्या आता है? 10। 10 अभाज्य है? नहीं है। फिर क्या आता है 10 से आगे? 9। 9 है अभाज्य? नहीं है। फिर 9 के बाद 8। 8 भी नहीं है। फिर 7, हाँ 7 है। तो फिर हमारा आंसर क्या होता? 7। यानी कि हमें जब तक चलते रहना है, जब तक हमारा जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हमें ना मिल जाए, चाहे वो भाज्य हो, चाहे वो अभाज्य हो, चाहे वो समवर्ती हो, चाहे वो पूर्ववर्ती हो। अब ये हमारा हो गया समवर्ती और पूर्ववर्ती वाला। अब हम देखेंगे आगे, लास्ट कंसेप्ट बचता है हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, स्थानीय मान। और एक होता है फेस वैल्यू मतलब अंकित मान। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान, इसके वर्ड में ही छुपा हुआ स्थानीय मान, यानी कि स्थान का मान, यानी कि जिस स्थान पे हमारा कोई भी अंक है उसका क्या मान है, उसकी क्या वैल्यू। जैसे हमारा 732 ले लेते हैं हम, यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या है? 2 ही है। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3, आगे इसके 1 जीरो। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 के आगे कितने डिजिट है? 2 जीरो। यानी कि वो डिजिट और उसके आगे जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे, वो उसका स्थानीय मान होगा। इसके 2 के आगे कोई अंक नहीं था तो 2 अकेला हो गया। 3 के आगे 1 अंक है, 1 जीरो। 7 के आगे 2 जीरो। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 732। ऐसे ही अंकित मान क्या होता है? अंकित यानी कि जो उस पे अंकित है, यानी कि जो उसकी वैल्यू है। जैसे हमारा 732 ही ले लेते हैं हम, इसमें 3 का अंकित मान क्या होगा? 3 ही होगा। 7 का अंकित मान क्या होगा? 7 ही होगा। और 2 का अंकित मान क्या होगा? 2 ही होगा। यानी कि अंकित मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वो डिजिट है वही सेम उसका अंकित मान होगा। स्थानीय मान में जितने उसके आगे अंक है उतनी हम उसमें जीरो लगा देते हैं, वो उसका स्थानीय मान होता है। अब हमसे क्वेश्चन में कैसे पूछता है? क्वेश्चन में हमसे पूछेगा एक ही नंबर में हमसे डिफरेंस पूछेगा स्थानीय मान का और अंकित मान का। जैसे हम ले लेते हैं 636, इसमें हमें बोल दिया कि 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर हमें बताना है। 3 का स्थानीय मान, अब यहाँ पे 3 का स्थानीय मान क्या है?
तीन, तीन के आगे एक अंक है, एक जीरो। तीन का स्थानीय मान हो गया हमारा 30। अंकित मान तीन का क्या होगा? तीन ही होगा। तो कितना अंतर हो गया इनमें? 27। ऐसे ही हम कितनी भी बड़ी संख्या है, 3 डिजिट की थी, 4, 5, 6 डिजिट की, हम उसमें स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना हो तो हम ऐसे निकाल देंगे। इन पे बस ये अंतर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे किसी अगर नंबर में हमसे पूछ ले 4732, इसमें बताओ 7 का स्थानीय मान क्या है? 7, 7 के आगे कितने अंक है? 2, 700। ऐसे हम इसको बता सकते हैं। अब हम इन कंसेप्ट पे क्वेश्चंस करेंगे नवोदय की बुक से, जिससे हमारा कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएंगे, तो हमारा कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि 6453 में हमें निकालना है 6 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। छह का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। देखो हमारे पास क्या है? 6453। 6 का स्थानीय मान क्या है? 6, 1, 2, 3, 3 जीरो। और 6 का अंकित मान क्या है? 6 ही होता है। इनका अंतर 10 में से 6 गया 4, 9, 9 और 5। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे हमारे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है बहुत सारे स्थानीय मान और अंकित मान के, हम उनको इतना इजीली कर सकते हैं। 1 मिनट का भी सवाल नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है जैसे हमने पिछली क्लास में किया था, अगर हमें वर्ड्स में कुछ दे रखा है तो हम उसको डिजिट्स में कैसे लिखेंगे, या अगर अंक में दे रखा है उसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 90,099 को 90,099 90,099 को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 90,099 है तो 90,099 हमें बीच में कुछ नहीं दिया। हमने देखा था पीछे जब किया था यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, तो ये किसमें आएगा? 10,000 में। उसके बाद तो लाख था, यानी कि हमारे पास 5 अंक आएंगे। तो 90,000 2 अंक किसके आगे? लास्ट में हमें क्या बोला है? 99। 2 अंक इसके आएंगे और बीच में क्या आएगी? 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90,099 को लिखने का सही तरीका। अगर यहाँ पे ये बोल देता 90,009, यानी कि हमारे पास 90,000 है और लास्ट में हमें बोल दिया है 9, तो बीच वाले अंक 0। 90,009, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,009। अगर हमें बोल देता 80,000, 82,000 लगा लो, सारे जीरो नहीं लेते हैं, 82,004, तो 82,004। अगर हमें बोल दे 82,205, 205, यानी कि जिस तरीके से हमें वर्ड्स बोलता जाएगा हम वैसे ही बीच में 0 ऐड करेंगे, वैसे ही बीच में उन डिजिट्स को ऐड करते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब हमें दे रखा है, ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे 19, 23, 29 और 33। हमसे पूछे हैं इनमें से कौन सी अभाज्य नहीं है। अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। तो क्या 19 अभाज्य है? किसी और पे भागने जाती। 23 अभाज्य है। 29 अभाज्य है। 33 अभाज्य है? नहीं है। क्यों? ये किस पे भाग जा रही है? ये 3 पे भी भाग जा रही है, ये 11 पे भी भाग जा रही है, ये 33 से भी हो रही है और 1 से भी हो रही है, यानी कि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हमारे हो रहे हैं। तो हमारी 33 अभाज्य नहीं है। ऐसे वन लाइनर मैंने बताया था आपको, ऑप्शंस देके क्वेश्चंस पूछ सकता है बहुत सारे।
एक और है जिसमें अभाज्य संख्याओं का है। फिर हम एक करते हैं, हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या देख ली है। अब हमारे पास एक है कि 5 की पावर दे रखी है हमें 0, इसका मान क्या होगा ये पूछा है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है नोट करने लायक कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, ये XYZ कुछ भी नंबर हो सकता है, अगर उसकी पावर हमें 0 दे रखी है तो ये नहीं सोचना कि उसकी पावर 0 है तो वो 0 होगा, नहीं। जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है हमारे पास। वैसे तो ये होता है 0 को किसी से भी 0 से भाग दें तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, 0 से गुना करें वो 0 हो जाता है, 0 प्लस करें उसमें फर्क नहीं पड़ता, 0 माइनस करें तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसकी हम पावर 0 कर देते हैं तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ये क्यों हो जाती है 1, उसको हम देखेंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल ले लेते हैं, 5 की पावर हमारे पास 0 है, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब एक हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ये आपको अलग चैप्टर में सिखाया जाएगा, पावर को अलग अलग कैसे करना है, पावर को इकट्ठा कैसे करना है। अगर पावर हमारे पास माइनस में होती है उसको इकट्ठा किया जाता है भाग से, यानी कि जो ऊपर वाली पावर है पहले वाली वो ऊपर, जो माइनस में पावर है वो नीचे। यानी कि 5 की पावर 1, नीचे भी 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 यानी कि 5 की एक बार गुणा 5 ही होती है, नीचे भी 5 हो गया, 5 से 5 कट के क्या बच गया, 1 बच गया। ऐसे जितने भी वैल्यू होती है जिनकी पावर 0 होती है उन सब का मान 1 होता है, ये हमें नोट करना है। ये 5 नहीं, यहाँ पे चाहे 1000 होता, कुछ भी होता, जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 होता है। लेकिन 0 की पावर 0 हमारे नॉट डिफाइंड होती है, ये आपके नहीं होगा, मैं बस वैसे ही बता रही हूँ आपको। अगर कोई भी हमारा 0 से अलावा कोई भी डिजिट यहाँ पे दे रखा है उसकी पावर अगर 0 है वो 1 होगा ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया हमारा, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। अब हमें क्या लिखा है, प्रथम 2 अभाज्य। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि अभाज्य क्या है। अभाज्य मैंने अभी बताई आपको, जो एक से और खुद के अलावा किसी और से भाग ना हो। तो अभाज्य में सबसे छोटी क्या थी, 2, 3, 5, 7 ये सब थी। प्रथम दो कौन सी होगी, ये 2 अभाज्य संख्याओं का योग यानी कि इनका जोड़। तो 2 और 3 का जोड़ कितना हो गया, 5। तो दीजिए, ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत आएंगे। प्रथम अभाज्य, प्रथम भाज्य, प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का योग। उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि वो संख्याएं होती क्या है। अब हमारे पास है